नमस्कार, मैं एलकेएस पाटीदार, विकास अधिकारी, एसबीए LIC ऑफ इंडिया से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम अभिज्ञ पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेश मैंडेट फॉर्म। नेश मैंडेट फॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NPCI के द्वारा बल्क में किसी भी संस्थान के लिए अमाउंट कलेक्शन के लिए और पेमेंट करने के लिए इस माध्यम का उपयोग किया जाता है। LIC में हम कस्टमर्स का पॉलिसी करते हैं तो उसका प्रीमियम डायरेक्ट उसके अकाउंट से ड्यू डेट को डेबिट करवा सकते हैं। उसके लिए इस मैंडेट फॉर्म का उपयोग हम करते हैं। इस फॉर्म के माध्यम से हम कस्टमर के लिए उसका प्रीमियम भुगतान जो है वो आसान बना सकते हैं। डायरेक्ट उसके अकाउंट से प्रीमियम डेबिट हो जाए, इसका प्रावधान हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस मैंडेट फॉर्म को कस्टमर से सिग्नेचर करवाना है और उसको कैसे फिल करना है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। LIC में प्रीमियम डेबिट के लिए 4 डेट अवेलेबल है। 1 से 7 तारीख के बीच में जो भी पॉलिसी होता है या डेट ऑफ कमेंसमेंट होता है वो 7 तारीख को डेबिट होता है। 8 से 15 तारीख के बीच में जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट होता है उसका प्रीमियम 15 तारीख को डेबिट होता है। 16 से 22 के बीच में जो भी डेट ऑफ कमेंसमेंट होता है उसका प्रीमियम 22 तारीख को डेबिट होता है और 22 तारीख के बाद जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होता है उसका प्रीमियम 28 तारीख को डेबिट होता है। हम पॉलिसी करते समय डेबिट डेट का चयन कर सकते हैं। मतलब यदि आज 24 अक्टूबर को ये वीडियो हम बना रहे हैं और इस तारीख को कोई कस्टमर पॉलिसी लेता है, कस्टमर यदि 24 अक्टूबर को पॉलिसी ले रहा है तो उसकी प्रीमियम डेबिट डेट या तो 15 तारीख रख सकता है या 7 तारीख भी रख सकता है, 22 तारीख भी रख सकता है। तो वो बैक डेटिंग के माध्यम से उस डेट का चयन कर सकता है। तो आइए इस फॉर्म के बारे में आपको बता दूं कि इस फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें फिलअप करना है और कैसे फिलअप। ये हमारा मैंडेट फॉर्म है। पहले मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको कैसे फिलअप करना है वो भी आपको बता दूंगा, कहां सावधानी बरतना है और उसके बाद क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से नेट मैंडेट फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसमें यहाँ पर जो डेट लिखी गई है यह वो डेट आती है जिस तारीख को पॉलिसी नंबर जनरेट हो रहा है, वह तारीख यहाँ पर आएगी। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर जो मेंशन है क्रिएट, ये ऑलरेडी ठीक है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हम एक नया नेच जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका ऑटो डेबिट हमें करना है तो इसलिए क्रिएट ऑलरेडी ठीक है। ये कस्टमर स्पॉन्सर जो बैंक है उसका एक अलग से मेंशन किया गया है कि कौन स्पॉन्सर्स बैंक इसका यूटिलिटी कोड है, पर हमको नहीं जाना है। हम कस्टमर ऑथराइज कर रहा है किसको, LIC ऑफ इंडिया। ये हर इंस्टीट्यूशन के लिए उपयोग करने के लिए है। हम LIC में इसका उपयोग कर रहे हैं तो LIC को ऑथराइज कर रहे हैं उसके अकाउंट से डेबिट करने के लिए। कौन से अकाउंट से हो सकता है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट हो, SB अकाउंट, उसके बाद CA करंट अकाउंट, CC कैश क्रेडिट अकाउंट हो, उसके बाद SB NRE नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और SB NRO नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये NRIs के लिए रहता है, या उसके अलावा कोई अकाउंट का टाइप हो तो वहां पर टिक कर। इसमें जो अकाउंट नंबर हमें फिल करना है वह पहला जो बॉक्स है वहां से फिलअप करना है। ध्यान रखना है इसमें कि जो एक्चुअल अकाउंट के उसके डिजिट है वही हमें फिल करना है। अननेसेसरी अगर उसके आगे जीरोस लगे हुए हैं उसको हमें मेंशन नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं कि स्टेट बैंक के अकाउंट में आगे जीरोस लगे रहते हैं, वो नहीं करना है। स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 11 डिजिट का होता है तो 11 डिजिट हमें यहाँ पर लिखना है, इधर से ही लिखना है एक चीज। उसके बाद उसका नेम ऑफ कस्टमर बैंक, किस बैंक में उसका अकाउंट है, बैंक का नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि पूरा नाम लिखना है। अगर स्टेट बैंक में अकाउंट है तो केवल स्टेट बैंक लिखने से नहीं चलेगा, नहीं SBI लिखने से चलेगा। यहाँ पर पूरा कैपिटल लेटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना जरूरी है। उसके बाद उसका IFSC कोड जो 11 डिजिट का होता है सभी बैंक्स में, तो IFSC कोड लिखना है, या फिर ऑप्शनल है MICR कोड। आज की डेट में हमें IFSC कोड हर बैंक का अवेलेबल है तो हम इसी ऑप्शन का उपयोग करें, आसानी से हमें पता चल जाता है। यूज टू भी है इसलिए केवल इसी ऑप्शन का उपयोग करें। उसके बाद अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट जो लिखा होता है जो प्रीमियम अमाउंट है वो नहीं, प्रीमियम का 125% राउंड फिगर में अगले 100 में। इसको कैसे समझे, यदि मान के चलिए कि 1000 का प्रीमियम है मंथली मोड तो यहाँ पर उसका 125% 1250 रुपए होता है। तो यहाँ पे मुझे 1250 रुपए नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे 1300 रुपए लिखना है। तो कैसे, यहाँ वर्ड में लिखना है 1300 ओनली शब्द का उपयोग नहीं करना है। और उसी तरह यहाँ पर जब हम डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ पर 1300 1300 रुपए यह मेंशन करना है, उसके आगे भी जीरो नहीं लगाने। इसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है ये हम देखेंगे, मंथली मोड में है, क्वार्टरली मोड में, हाफ ईयरली मोड में है या ईयरली मोड में। हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल है प्रीमियम डेबिट के, तो इन 4 में से किसी एक पर ही टिक करना है। जिस मोड में पॉलिसी किया गया है उसी पर टिक करना जरूरी है। उसके बाद आगे जो है डेबिट टाइप, फिक्स्ड अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑलरेडी उस पर टिक है। मैक्सिमम अमाउंट क्या लिया है, जो प्रीमियम आया उसका 125%। ये कस्टमर को बैंक के द्वारा भी मैसेज किया
जाएगा। कौन सा अमाउंट जो इसमें फिलअप हम कर रहे हैं। तो हमारे कस्टमर को बता देना जरूरी है कि आपका प्रीमियम अमाउंट ये है और आपके पास मैसेज आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कितने अमाउंट का मैसेज उसको जाएगा। आप जो भी प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका 125% निकाल लीजिए। यदि मान के चलिए कि 1210 रुपए अगर आ रहा है तो भी अमाउंट उसमें 1300 लिखना है। प्रीमियम अकाउंट से वही डेबिट होगा जो उसका एक्चुअल प्रीमियम है, वही डेबिट होगा। उसके बाद जब पॉलिसी नंबर जनरेट हो जाए, पॉलिसी नंबर 9 डिजिट का हमारे यहाँ पे पॉलिसी नंबर होता है और 9 डिजिट का पॉलिसी नंबर लिखना है। उसके बाद ये डिवीजन का कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके आगे ब्रांच का कोड लिखना है। इसके बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो फॉर्म में दिया गया है हमारे पॉलिसी के लिए प्रपोजल फॉर्म में, वह लिखना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वही मोबाइल नंबर लिखे जो उसका बैंक अकाउंट में अपडेट है। हो सकता है कस्टमर का बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अलग हो और एलआईसी में वो अलग नंबर दे रहा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोबाइल नंबर देना जरूरी है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका पीरियड, यहाँ पर जो डेट आएगा उसमें आप डेट ऑफ कमेंसमेंट, फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस तारीख से हम ले रहे हैं। और उसके बाद जो अगला डेट आता है डेट ऑफ लास्ट पेमेंट। इसमें कंफ्यूजन होता है भरने पे, तो इसको अगर आप भी छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ब्रांच में जो कर्मचारी हैं जो इसको डील कर रहे हैं वो इसको फिल करके भेजेंगे। इसके बाद उसका सिग्नेचर, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर सिग्नेचर वह करना है जो उसके बैंक अकाउंट में है। बैंक अकाउंट में क्या सिग्नेचर है वही करना है। हो सकता है उसने बाद में अपना सिग्नेचर बदल लिया या प्रपोजल फॉर्म में कुछ अलग सिग्नेचर किया और बैंक के लिए वो अलग सिग्नेचर रखता हो, तो यहाँ पर सिग्नेचर वही करना है जो बैंक अकाउंट में है और उसमें उसका जो नाम है वो भी वही लिखना है जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है। मैं आपको अभी एग्जांपल करके बताता हूँ इसको कैसे फिल करना है। इसको सावधानी बरतना है। एक चीज और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर स्पेस दिया गया है, इसको अलग करने, तो ध्यान रहे कि इससे इधर ना आए। इसको फाड़ते समय ध्यान रखे इसी पोर्शन के पास आए, इसको फोल्ड ना करे, इसको स्टेपल भी ना करे। और एक चीज, इसकी जेरॉक्स कॉपी मान्य नहीं है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वही फिलअप करना जरूरी है। तो आइए मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं कि इसको कैसे फिलअप करते हैं। पहला जो यूएमआरएन नंबर, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, यह नेट सिस्टम जो है ऑटोमेटिक जनरेट करता है बैंक के लिए। जो बैंक होता है उसके अनुसार होता है। इसको एक अभिकर्ता को या कस्टमर को भरने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम जनरेट करेगा, उसके बाद फिलअप किया जाएगा। अब हम आगे कि इसको हम क्या क्या जानकारी इसमें फिलअप करें। सपोज कि आज की डेट में मैं पॉलिसी कर रहा हूं, आज 24 अक्टूबर है, तो मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा 24/10/2024। आज पॉलिसी नंबर जनरेट हुआ तो आज का मैंने डेट लिखा। अब मेरा अकाउंट कौन सा है, सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है, तो मेरा सेविंग अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। ये टिक करना जरूरी है। एक भी कॉलम छूट गया तो नेच मैंडेट रिजेक्ट हो जाता। उसके बाद अकाउंट नंबर, सपोज करें मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है तो उसका 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। मेरा अकाउंट नंबर 3064171323। ये 11 डिजिट का मैंने अकाउंट नंबर मेंशन किया। इसी तरह से आपको मेंशन करना है, कहीं पे भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर ओवर राइटिंग होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैंक का नाम, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर केवल एसबीआई लिखने से नहीं चलेगा, स्टेट बैंक लिखने से भी नहीं चलेगा और न ही स्मॉल लेटर में लिखने से चलेगा। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो भी बैंक कस्टमर का है उसका नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। आईएफएससी कोड SBIN 0030027। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति ने अपना अकाउंट जिस ब्रांच में ओपन करवाया था उस अकाउंट को ट्रांसफर करवा लिया है, तो जिस बैंक में अभी उसका अकाउंट है, जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है, हर ब्रांच का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है, तो अभी जहां पर उसका अकाउंट है वही आईएफएससी कोड लिखना है। जैसे मैंने बताया MICR और में है तो लिखना जरूरी नहीं है। आईएफएससी कोड हमको आसानी से मिलता है, इसलिए आईएफएससी कोड का ही उपयोग करें। अब मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि केवल मासिक मोड में ही ये नेच मैंडेट किया जा सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड में भी किया जा सकता है। इसका अमाउंट जो है, सपोज किए कि मैं 1000 प्रीमियम किया मंथली में, लेकिन उसका 125% होता है 1250 रुपए, तो मुझे यहाँ पर जो मेंशन करना रहेगा 1300 रुपए। उसको कैसे लिखूंगा, 1300। आगे मुझे ओनली नहीं लिखना है। यहाँ पर भी डिजिट में कैसे लिखूंगा, 1300। मुझे आगे और भी ना तो डैश लगाना है ना आगे 00 लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे अमाउंट फिलअप करना है। अब किस मोड में है वहां पर मुझे टिक करना जरूरी है। अगर मंथली मोड में है तो मैंने मंथली पे टिक कर दिया। अब यदि पॉलिसी नंबर जनरेट हो गया है तो पॉलिसी नंबर यहाँ पर 3671234556, ये मैंने एक नंबर ले लिया। 9 डिजिट का हमारा पॉलिसी नंबर होता है। पॉलिसी नंबर यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर ये अनिवार्य है, 9201600860। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब मैं जिस भी ब्रांच में हूं, उस ब्रांच में जिसमें मैंने पॉलिसी कंप्लीट किया है उसके ब्रांच का कोड लिखना है।
आगे जो लिखा गया है वो ऑलरेडी डिवीजन का कोड है। यहाँ पर ब्रांच कोड जैसे खरगोन का कोड है 247, तो मैंने कोड लिख दिया। इसके बाद अब मैं जो प्रीमियम डेबिट डेट 15 अक्टूबर रखना चाहता हूँ, 15 तारीख रखना चाहता हूँ हर महीने की, तो उसको कैसे फिलअप करेंगे? यहाँ पर मुझे डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखना है 15/10/2024। अब आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? जिस तारीख को पॉलिसी नंबर जनरेट हो रहा है वो तारीख लिखना है, और यहाँ पर मुझे लिखना है जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो मुझे लिखना है। लास्ट का डेट हमें पता नहीं है, कंफ्यूजन रहता है कि लास्ट पेमेंट डेट क्या रहेगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जो शाखा में जो भी कर्मचारी इसको डील करेगा उसको वो इसको फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर भी वो फिल कर देंगे जो सिस्टम जनरेट करेगा, और इस चीज को भी फिल कर देंगे। अब यहाँ पर सिग्नेचर, जैसे मैंने बताया सिग्नेचर कौन सा होना जरूरी है? जो बैंक अकाउंट में है। ये मैंने अकाउंट सिग्नेचर अपना कर दिया इस तरह से। इस लाइन के ऊपर करना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसको कि आप एकदम नीचे न करें, इस लाइन के ऊपर सिग्नेचर करें। अब नाम, मैं नाम लिखता हूं अपना अल्केश पाटीदार, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में अल्केश कुमार पाटीदार लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर वही नाम लिखना है जो मेरे बैंक अकाउंट में है। थोड़ा आगे जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम वही लिखना है, स्पेलिंग वही लिखना है। अगर बैंक अकाउंट में स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया है तो मुझे यहाँ पर वही लिखना है। सपोज करिए दीपक नाम, उसमें वह DEEPAK लिखता है, लेकिन बैंक अकाउंट में DIPAK लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वही लिखना है, DIPAK लिखना है। जो बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है वही लिखना है। इस तरीके से हमको नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म को फिलअप करना है। जितनी सावधानी के साथ इसको फिलअप करेंगे उतना बेहतर रहेगा। क्या कारण होते हैं कि नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेजर कारण है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। इसको किसी भी तरह से फोल्ड नहीं करना है, स्टेपल नहीं करना है, और उसको यहां से फाड़ते समय सावधानी बरतना है कि गलत अंदर इस साइड से ये कॉर्नर न फटे। ये चेक की तरह है। पहले क्या होता था कि जब हम कोई लोन लेते थे तो उसका EMI पे करना है, तो उतने चेक एडवांस में देना पड़ता था। अब वो देने की जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नेच है जिसके माध्यम से कस्टमर के लिए पेमेंट करना बहुत आसान हो गया। हम बात करते हैं इसकी कारण क्या है जिसकी वजह से ये नेच रिजेक्ट होता है। पहला सबसे प्रमुख कारण है, आइए जानते हैं कि नेच फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या कारण है। पहला कारण है सिग्नेचर। सिग्नेचर, चूंकि हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके बाद सिग्नेचर, अकाउंट ओपन किए हुए टाइम हो गया तो सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है। दूसरा कारण है कि बैंक ने यदि वो सिग्नेचर इमेज जो है वो अपलोड नहीं किया हुआ है तो वो भी एक कारण है। तो सिग्नेचर का एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से अधिकतम नेच रिजेक्ट होते हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है डाटा मिसमैच। डाटा मिसमैच कैसे? हमने अकाउंट नंबर गलत फिल कर दिया, IFSC कोड गलत फिल कर दिया, या फिर जो तारीख था वो गलत लिख दिया, या फिर अमाउंट जो था वो वर्ड में अलग लिखा, डिजिट में अलग लिखा। ऐसा कोई भी डाटा जो उसमें फिलअप किया गया है वो प्रॉपर नहीं फिलअप किया गया, जो प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से भी नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। और ये हमारे हाथ में है कि हम कितनी सावधानी से उस नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म को फिलअप करते हैं। दूसरा कारण। तीसरा कारण बनता है इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव, कई सारे अकाउंट कई दिनों तक उसको ऑपरेट नहीं करते हैं तो बैंक उसको इनऑपरेटिव में कन्वर्ट कर देती है। कस्टमर उसका जब KYC वापस देता है तो वापस चालू हो जाता है। कई बार अकाउंट फ्रीज होता है, कारण कोई सा भी हो, लेकिन उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। वो भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से नेक्स्ट मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ जगह ऐसा भी इशू आता है कि प्रॉपर जो उसका एक लिमिट होता है कितना बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य है, कुछ अकाउंट्स में कंडीशंस होती है, उस वजह से भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण कारण यही है जिसकी वजह से नेक्स्ट मैंडेट फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो कस्टमर से जब फिलअप करवाएं उस समय ध्यान रखें कि हम सिग्नेचर, मेनली सिग्नेचर है, बाकी डाटा फिलअप तो हम कर देते, कस्टमर सिग्नेचर करके देता है। उसको ये बताना जरूरी है कि उस बैंक में क्या सिग्नेचर उसका है। बहुत ज्यादा समय हो गया हो तो उसका सिग्नेचर चेंज हो जाता है बैंक में, उसको चेंज करवाया जा सकता है। तो ये आपको हमने एक फिजिकल फॉर्म बताया, एक रिप्लेसमेंट है ECS का, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो पहला था। वहां पर क्या होता था, पर्टिकुलर बैंक में उसका एक क्षेत्र होता था और वहां पे फॉर्म की प्रोसेस करने में काफी टाइम लगता था। अब हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो स्पॉन्सर बैंक है उसके माध्यम से ये पर्टिकुलर संबंधित बैंक को भेजा जाता है और बैंक उसको सक्सेस कर देती है। इसका एक अलग एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी और है, ई-नेच मैंडेट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल, इसका एक और सुविधा इसमें, ई-नेच मैंडेट। ई-नेच मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक रूप एक लिंक जनरेट होती है और उसके माध्यम से कस्टमर स्वयं ही उसको वैलिडेट कर देता है। अगले वीडियो में आपको हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि कैसे आसानी से उन सभी पॉलिसी की जो पहले से भी कर रखी है विदाउट एनी एप्लीकेशन दिए उसको ई-नेच के माध्यम से ऑटो डेबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।